हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एनआईओएस ज्योग्राफी का चैप्टर 18 का लास्ट पार्ट, जिसमें हम देखेंगे एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और एनर्जी पॉलिसी के बारे में। हम लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली हम एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। लास्ट तक ज़रूर बनी रहिएगा सो दैट कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर। और जहाँ पर भी आपको शेयर करने, देखिए ये जो वीडियोस ज्योग्राफी की हैं ये हर एक एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी तक मैंने जो एनआईओएस ज्योग्राफी के सारे जो ऑलमोस्ट चैप्टर है कंप्लीट कर दिए हैं। 18 चैप्टर चल रहा है, 19 हो जाएगा, फिर उसके बाद पूरे जो 25 तक मैं कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो ये वीडियो हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से आप कोई सा भी कॉन्सेप्ट अगर आप अपना क्लियर करना चाहते हैं ना, तो यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। ठीक है, तो वो आप क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को। स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में। मैं हूँ आपका दोस्त अरुण। जैसे कि टॉपिक का नाम है एनर्जी रिसोर्सेज, तो आज हम वीडियो में कॉम्प्रिहेंसिवली एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में ही बात करने वाले हैं। लाइक एनर्जी के काफ़ी सारे रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, बट कुछ जो एनर्जी के रिसोर्सेज हैं कुछ ऐसे हैं जो एक लिमिटेड समय तक ही हम जिनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मगर कुछ ऐसे भी हैं जिनको हम मतलब कॉन्टीन्यूसली यूज़ कर सकते हैं। जो लिमिटेड समय के लिए यूज़ हो सकते हैं वो हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज। ठीक है, जिनको हम नॉन रिन्यूएबल या फिर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज भी कह सकते हैं। ठीक है, जो कभी रिन्यू नहीं होंगे। अगर रिन्यू उनको करना है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बहुत लंबा समय लगेगा, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उनको बोला जाता है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, और जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उनको बोला जाता है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। ठीक है, दो ही प्रकार के हमारे पास एनर्जी के रिसोर्सेज हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़ने के लिए आज मिलने वाली हैं। तो देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग ये पूरी की पूरी वीडियो रहेगी, क्लास रहेगी, जिसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें आज जानने के लिए मिलेंगी। बट यहाँ पर देखिए एनर्जी के सोर्सेज के बारे में आपको पता है, एनर्जी कैसे कंजर्व करनी, वो सारी बातें कर ली। आज हम एनर्जी के सोर्सेज के बारे में थोड़ा सा डीप जाएंगे और तब पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। बहुत ज़्यादा बकवास हो गई है। ठीक है, चलिए। आप सोचेंगे कि सर जी क्या क्या कहते रहते हैं, बट देखिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, आपको बताने की इंट्रो देना कि हाँ आखिरकार हम वीडियो में आगे पढ़ने के वाले हैं। ठीक है, अब हमारे पास एनर्जी के रिसोर्सेज की काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छे खासे अमाउंट में आज हमारे पास रिज़र्व है कि हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, हमारी जो कंट्री में जितनी भी डिमांड्स हैं उनको फुलफ़िल कर सकते हैं। ठीक है, बट क्या हमारा देश जब आज़ाद हुआ था, क्या उस समय पर हम फुलफ़िल थे, हम सेल्फ सफिशिएंट थे? नहीं, उस समय पर वी हैड टू बोरो। सो हम बोरो करा करते थे उस समय पर। ठीक है, और एक कंट्री में अगर एनर्जी के रिसोर्सेज ऑप्टिमम लेवल पर अवेलेबल नहीं है ना, तो इसका मतलब ये है कि उसकी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। देखिए एनर्जी आज के समय में काफ़ी ज़्यादा सेक्टर्स में यूज़ होती है, चाहे फिर वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे फिर वो इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे फिर वो मैन्युफैक्चरिंग हो। यानी जो इकोनॉमी के तीनों सेक्टर होते हैं ना, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर जितने भी होते हैं वो सब में यूज़ होती है एनर्जी। दैट इज़ वाई हम आज रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी तो एनर्जी का काफ़ी यूज़ करते हैं, जस्ट टू प्रिजर्व समथिंग इन आवर रेफ्रिजरेटर एंड टू जस्ट गेट कोल्ड। ठीक है, ठंडा होने के लिए बाय एसी। ठीक है, एसी, और हम बोल देते हैं कि दूसरी चीज़ें हैं, दूसरे इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि हमारे हो गया वॉशिंग मशीन और फ़ैन वगैरह हो गया, ओवन हो गया। ठीक है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं एनर्जी से ही एसोसिएटेड है, और बिना एनर्जी के उनका अस्तित्व नील है। ठीक है, नील। ठीक है, नील बट्टे सन्नाटा। ठीक है, चलिए अब देखिए डे बाई डे में तो हम यूज़ करते हैं, इसीलिए देखिए जब भी हम चाहे कन्वेंशनल सोर्सेज का यूज़ करें, चाहे फिर वो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज का यूज़ करें, हमारे लिए एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, दैट इज़ द जुडिशियस यूज़ और द सेविंग और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, जिनको हमने दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया है, जैसे कि रिन्यूएबल सोर्सेज और जिनको हम बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। ठीक है, जैसे कि
कि वाटर, सन, विंड, टाइड्स, आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सारे सोर्सेज हैं, ठीक है। अब यहाँ पर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज भी हैं जिनको हम कन्वेंशनल सोर्सेज भी बोलते हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम एटसेट्रा, ठीक है, मिनरल रिसोर्सेज जितने भी हैं, क्योंकि ये एक तरीके से लिमिटेड अमाउंट में ही अर्थ पर अवेलेबल है। वी कैन नॉट जस्ट गो एंड माइन अनदर प्लैनेट, ठीक है, हम दूसरे प्लैनेट पर नहीं जा सकते और वहाँ पर माइनिंग नहीं स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, माइनिंग नहीं स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ के लिए काफ़ी ज़्यादा हमें वहाँ पर जाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ तक पहुँचाने, इवन माइनिंग में भी हमें काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है एंड दे ऑल्सो रिक्वायर्ड एनर्जी, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें जो है ना कहीं समझनी चाहिए, ठीक है, और वी नीड टू स्टार्ट यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी और द एनर्जी जुडिशियसली, ठीक है। फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद द कन्वेंशनल सोर्सेज एंड इन दिस फर्स्ट वी विल सी कोल. Coal is the most important thing that we need to consider, that we usually use in our daily basis life और सारी की सारी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्राइमरी सोर्स है टू जनरेट कमर्शियल एनर्जी, ठीक है, क्योंकि इंडिया में जो है यानी कंट्री में जो है बहुत सारी जो एनर्जी होती है, लाइक एक एम्पल अमाउंट, लाइक लार्ज सेक्शन जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग का है वो कोल से ही प्रोड्यूस करा जाता है, चाहे फिर वो जो इसका यूजेस हो इंडस्ट्रीज़ में हो, थर्मल पावर स्टेशंस में हो, या फिर डोमेस्टिक पर्पस में। अब डोमेस्टिक पर्पस में और थर्मल पावर में एग्जाम्पल दे देता हूँ। इंडस्ट्रीज़ में तो कोल का यूज़ होता ही है, जैसे कि अगर स्टील की इंडस्ट्री होगी तो उसमें लोहे वगैरह को पिघलाने के लिए मेल्ट करने के लिए इसको हम बोलते हैं, ठीक है। थर्मल पावर स्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, ठीक है। और डोमेस्टिक पर्पस में जैसे कि हम पुराने ज़माने में लाइक अब से लगा लीजिए 4 to 5 डिकेड्स अगो, ठीक है, उस समय पर क्या हुआ करता था कि वी यूज टू जस्ट यूज़ कोल, हम कोल को ज़्यादा यूज़ करा करते थे जस्ट टू कुक आर फूड, ठीक है, हमारे जो खाना है उसको पकाने के लिए, रोटी वगैरह बनाने के लिए तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ करता था, ठीक है। अब ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अगर अनुसार देखा जाए तो इंडिया में तकरीबन 326.496 बिलियन टन जो है कोल पाया जाता है, जिसमें से हम तकरीबन जो है बिलियन टन में से 729.10 मिलियन टन को ही यूज़ कर पाते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस कर पाते हैं। अब कोल को जो है ना गोंडवाना जो फील्ड्स हैं और टर्सरी कोल फील्ड्स हैं उसमें बांटा गया है इंडिया में। अब ये गोंडवाना, टर्सरी और कडप्पा, धारवाड़, ये है हम जो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था उसमें हम पढ़ चुके हैं काफ़ी डिटेल में, ठीक है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो ज़रूर जाकर देखिए, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर गोंडवाना का जो लैंड है, गोंडवाना कोल फील्ड्स में हमें कम से कम मतलब लगभग 98% जो कोल है हम यहीं से उठाते हैं, जो गोंडवाना कोल फील्ड्स हैं, और 2% हमें जो टर्सरी कोल फील्ड्स हैं वहाँ से मिलता है। अब गोंडवाना जो लैंड है वो कहीं ना कहीं कहाँ पर पड़ती है वो तो पीछे हम देख चुके हैं, ठीक है, जैसे कि दामोदर वैली में, ठीक है, और झारखंड के वेस्ट बंगाल रीजन में पड़ती है, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल में, सोन रिवर में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और महाराष्ट्र रीजन, ठीक है। इन स्टेट्स में हमारा ये गोंडवाना जो लैंड है वो कहीं ना कहीं हमें पाया जाता है और यहीं से हम जो है गोंडवाना जो हमारा कोल है ना वहाँ से उठाते हैं, ठीक है। कोल के कितने प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट और टर्सरी और पीट, ये सारी चीज़ें हम जो है पढ़ चुके हैं हमारी पिछली क्लास में, ठीक है। अगर हम टर्सरी कोलफील्ड्स की बात करें तो ये कहीं ना कहीं आसाम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर और सिक्किम जैसे इलाकों में हमें देखने के लिए मिलता है, यानी एक्स्ट्रा जो पेनिनसुलर एरिया है ना वहाँ पर हमें ये सारी चीज़ें, सारा जो एरिया है देखने के लिए मिलता है, जहाँ से हम 2% ऑफ इंडिया का कोल है वो निकालते हैं, ठीक है। लिग्नाइट और ब्राउन कोल जिसे हम बोल देते हैं, ये तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान जैसे एरियाज़ में पाया जाता है। ये कुछ जो कोल के रीज़न है जहाँ पर से हमें कोल जो है मिलता है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये राजस्थान वाला एरिया है, ठीक है, यहाँ पर आप ये एरिया देख सकते हैं, ठीक है। चले आगे, आपकी बुक में मैप दिया हुआ है तो वहाँ से आप इजीली पढ़ सकते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। पेट्रोलियम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जो कहीं ना कहीं एनर्जी प्रोड्यूस करने में इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इवन जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करती है पेट्रोल का, हम अपनी गाड़ी वगैरह चलाने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ वगैरह और वेरियस जो इक्विपमेंट्स हैं उनमें भी यूज़ होता है जस्ट टू मेक दम फंक्शन, ठीक है, फंक्शनल, ठीक है। तो यहाँ पर इसको बोला जाता है लिक्विड गोल्ड, ठीक है, काला सोना बोला जाता है, वैसे तो इसे ब्लैक
गोल्ड। ठीक है, अब पेट्रोलियम का यूज़ एग्रीकल्चर में भी होता है। एग्रीकल्चर में कैसे, एग्रीकल्चर जितनी फर्टिलाइजर्स वगैरह होते हैं कहीं ना कहीं यहीं से तो उसको एक्सट्रैक्ट करा जाता है पेट्रोलियम से ही। देखिए क्रूड ऑयल होता है पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल में से सारे के सारे डेरिवेटिव्स निकलते हैं। ठीक है, क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, और इसको कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज़, ट्रांसपोर्ट सिस्टम और सेवरल अदर वेज में इसको यूज़ करा जाता है। ठीक है, अब कोई ये जो पेट्रोलियम बना होता है वो कंबस्टेबल हाइड्रोकार्बन्स का बना होता है, यानी जो जलने योग्य हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म्स में। ठीक है, चले आगे चलिए। यहाँ पर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि जहाँ पर पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है यानी कच्चे तेल को, जैसे कि फ्यूल बनाया जाता है, उसके बाद लुब्रिकेंट्स और जो मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक डेरिवेटिव्स होते हैं ना वो भी यहीं से बनते हैं, जैसे कि पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल, डिटर्जेंट, सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक्स एंड कॉस्मेटिक्स सारे के सारे कच्चे तेल से ही बनाए जाते हैं। ठीक है, चले आगे चलिए। अब यहाँ पर ये कहीं ना कहीं आसाम, गुजरात और ऑफशोर एरियाज जो है ना वेस्टर्न कोस्ट के, वेस्टर्न कोस्ट कौन सी है वो मैंने आपको मैप की सीरीज़ में, इंडिया की मैप की सीरीज़ में काफ़ी अच्छी तरीके से बता रखा है, तो यहाँ पर पाया जाता है। अभी कहीं ना कहीं जो अकर होता है ना, यानी इसकी घटना जो घटती है वो कहीं ना कहीं एंटीक्लाइंस और फॉल्ट में जनरेट होती है। जब मैंने आपको फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाई थी वहाँ पर बताया था मैंने आपको, मैं यहाँ पर भी बता दूंगा, डोंट वरी, अभी आगे चलेंगे हम। और कुछ जो एंटायर प्रोडक्शन टिल इंडिया टिल टुडे कम्स फ्रॉम आसाम बेल्ट और गुजरात में कैम्बे बेल्ट है ना और बॉम्बे हाई, इन एरिया से सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है पेट्रोल का वो यहाँ से आता है। ठीक है, और जो शेल गैस होती है ना वो कहीं ना कहीं जो पेट्रोल के साथ ही आती है। ठीक है, जिसे हम नेचुरल गैस बोल देते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। और ये सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक, जब मैंने आपको रॉक सिस्टम पढ़ाया था पूरा का पूरा, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक सिस्टम, तो वहाँ पर मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया था कि सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है। ठीक है, अब रिसेंटली जो पेट्रोलिज्म है ना वो हमें राजस्थान के बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर जैसे रीजन में भी हमें देखने के लिए मिली है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि राजस्थान में पेट्रोल पाया जाता है, जी हाँ बिल्कुल, अभी हमें देखने के लिए मिली है। गोदावरी और कृष्णा जो रिवर हैं उनके डेल्टास में भी हमें ये सारी जो पेट्रोलियम की जो चीज़ें हैं वो देखने के लिए मिली हैं, यानी रिसोर्सेज हमें वहाँ पर हमें मिले हैं। ठीक है, ये देखिए ये हो गया फॉल्ट। ठीक है, ये हो गया फॉल्ट और ये हो गया एंटीक्लाइन और ये हो गया सिंक्लाइन। ठीक है, अब ये क्या होते हैं तो आपको इसके लिए फिजिकल ज्योग्राफी पढ़नी होगी। ठीक है, यहाँ पर मैं सारी चीज़ें बिल्कुल भी रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, ऑयल रिफाइनरीज़ की बात करें, अब ये पेट्रोल तो हम क्रूड ऑयल तो मंगा लेते हैं, लाइक हमारे पास हमारे इंडिया में निकलता है, मगर हम कुछ जो सबसे ज़्यादा हिस्सा है ना वो हमारी वेस्टर्न कंट्री जो वेस्टर्न एशिया है ना वहाँ से इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि यूएई, सऊदी अरबिया, कुवैत और कतर, बहरीन वगैरह जैसी कंट्री से हम इंपोर्ट करते हैं। तो इनको जो है ना ऑयल रिफाइनरीज जो है ना रिफाइन करती हैं, तब यहाँ इनसे डेरिवेटिव्स बनाए जाते हैं, जैसे कैरोसिन, पेट्रोलियम, डीजल, डिटर्जेंट, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, ऐसे कुछ जो डेरिवेटिव्स हैं वो बनाए जाते हैं। ठीक है, अब ये ऑयल रिफाइनरीज हमारे इंडिया में टोटल 23 हैं। ठीक है, जहाँ पर 18 जो हैं वो पब्लिक सेक्टर की हैं, यानी पब्लिक सेक्टर जहाँ पर गवर्नमेंट के स्टेक सबसे ज़्यादा हैं, और 2 जो हैं वो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के द्वारा दोनों के द्वारा चलाई जा रही हैं, और 3 प्राइवेट सेक्टर की ऑयल रिफाइनरीज़ हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, इंडिया इज़ बिकमिंग ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब इन टर्म्स ऑफ रिफाइनिंग करने में इंडिया जो है ना 4th लार्जेस्ट नंबर पर आता है। किसके बाद? यूनाइटेड स्टेट, चाइना और रसिया के बाद 4थे नंबर पर इंडिया आता है जो पेट्रोल को रिफाइन करता है। ठीक है, इसकी जो कैपेसिटी रिफाइन करने की वो 248.9 मिलियन टन या मैट्रिक टन पर एनम। ठीक है, ये बात आपको समझ में आएगी। ये कुछ एरियाज़ हैं जिन्हें आप देख सकते हैं ईजिली। ठीक है, मैं जूम करके दिखा देता हूँ, 1 मिनट। देखिए ये नीचे का हिस्सा है, ये कोची, कार्यकाल और मनाली, चेन्नई, ये मैंगलुरु। ठीक है, और ये येमन, ये विशाखापट्टनम, ये मुंबई है इधर महाराष्ट्र में, और ये कोयाली, जामनगर और वादिनार। ठीक है, और ये बीना मध्य प्रदेश में, ये राजस्थान में बारमार, और दिल्ली में, हरियाणा में पानीपत। ठीक है, पंजाब में भटिंडा। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश में मथुरा, बिहार में बारूनी। ठीक है, कुछ ऐसी अदर साइट्स हैं जो आपकी बुक में इजीली दी हुई हैं ऑयल रिफाइनरीज़ की, तो वहाँ से आप इजीली जाकर रीड कर सकते हैं। ठीक है, चले आगे चलिए। अब नेचुरल गैस के बारे में तो मैंने आपको बताई थी कि पेट्रोल के साथ में पाई जाती है। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सोर्स है एनर्जी का। ठीक है,
अब एटॉमिक मिनरल्स के बारे में बात कर लें। देखिए अब हमें ये तो पता चल गया कि ये सारी चीज़ें तो होती हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करने में काम आती हैं। अब एटॉमिक मिनरल्स भी तो होते हैं जो कि कहीं ना कहीं न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम आते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर एटॉमिक मिनरल्स की जब हम बात करें तो इसमें कुछ ऐसे पर्टिकुलर एलिमेंट्स हैं जो रेडियो एक्टिव हैं, जैसे कि हमारा यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, यहाँ पर यूरेनियम, थोरियम और रेडियम, ये कुछ मिनरल्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं जस्ट टू प्रोड्यूस एनर्जी, ठीक है। अब ये कैसे प्रोड्यूस होती है वो टेक्निकल प्रोसेस है, वो साइंस में देखते हैं, ठीक है। जब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं तब उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। जब भी आपका मन हो बता देना, ठीक है, कि सर एक बार इस पर भी वीडियो बना दीजिए, मैं बना दूंगा, ठीक है। अब यूरेनियम जो है, यूरेनियम को कहीं ना कहीं इग्नियस जो रॉक है ना, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक, वहाँ से एक्सट्रैक्ट करा जाता है, जो कि पाई जाती है झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और कुछ पार्ट्स ऑफ हिमालयाज़ में, ठीक है। यूरेनियम, देखिए यूरेनियम हमारे देश में नहीं पाया जाता ज़्यादा, ठीक है, मगर थोरियम काफ़ी एम्पल अमाउंट में पाया जाता है, जिसको हम कन्वर्ट कर देते हैं बाय रिएक्टिव प्रोसेस यूरेनियम में, जो अगेन हमें एनर्जी प्रोड्यूसिंग में काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है। अब यहाँ पर इंडिया में जो ना सब्सटेंशियल अमाउंट में मोनोजाइट सैंड पाया जाता है। मोनोजाइट सैंड कुछ सैंड प्रकार का होता है जिसमें हमें थोरियम पाया जाता है, प्रिंसिपल सोर्स ऑफ थोरियम, और कुछ उसमें यूरेनियम भी पाया जाता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब ये दोनों चीज़ें जो ना यूज़ होती हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एनर्जी को प्रोड्यूस करने, एनर्जी जनरेट करने के लिए, ठीक है। अब एक सब्सटेंशियल अमाउंट जो है यूरेनियम डिपॉजिट का, वो हमें कहाँ पर मिलता है? मोनोजाइट सैंड में मिलता है। जो केरला कोस्ट में जो सैंड मिलता है ना, केरला के जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर हमें कुछ सैंड के पार्टिकल्स मिलते हैं जिनमें हमें मोनोजाइट सैंड बोला जाता है उसको, जिसमें हमें थोरियम और यूरेनियम मिलता है, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ यूरेनियम इज एट प्रेजेंट इज कन्फाइंड टू द माइंस एट जादूगढ़ इन सिंगभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। यहाँ पर हमें यूरेनियम की जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर चल रही है, ठीक है, यहीं से मिलता है हमें यूरेनियम। बट हाँ, मोनोजाइट सैंड ऑफ केरला कोस्ट, यहाँ से भी हमें ईजिली हम इसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बट उसके लिए थोड़ा सा मेहनत लगेगी, ठीक है। अब प्रिंसिपल फॉर्म जो है थोरियम की वो है मोनोजाइट। थोरियम भी एक प्रोडक्ट है, मिनरल है, जिसको हम यूज़ करते हैं एज अ कैटलिस्ट, जो एनर्जी प्रोवाइड कराने में हमें हेल्प करता है, ठीक है। अब ये कहाँ पर पाया जाता है? पालक्कड़ जो डिस्ट्रिक्ट है ना, पालक्कड़ और क्विलिन डिस्ट्रिक्ट है केरला की, वहाँ पर पाया जाता है, ठीक है, जो कि एक रिच मोनोजाइट डिपॉजिट है, ठीक है। और यहाँ पर आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम की जो कोस्ट है वहाँ पर भी हमें ये थोरियम देखने के लिए मिलता है। ये है मोनोजाइट सैंड और ये है थोरियम, ठीक है। समझ में आएगा आपको बात? ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है, रेडियो एक्टिव मटेरियल बोल सकते हैं आप, ठीक है। अब थर्मल पावर की बात करें, थर्मल पावर जो है कहीं ना कहीं एनर्जी जनरेट करती है विद द हेल्प ऑफ कोल, डीजल, नेचुरल गैस है, ठीक है, जिसमें अंदर आग लगाई जाती है, फिर उस आग से पानी को गर्म करा जाता है, पानी जो है टरबाइन को घुमाती है, टरबाइन को घुमाने के बाद जो टरबाइन घूमती है वो जनरेटर से कनेक्ट होती है, जनरेटर जो है एनर्जी जनरेट करता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई? सिंपल सी बात याद रखिए, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जो फिजिकल ज्योग्राफी के बाद जो ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है वो थ्योरेटिकल है ज़्यादातर, ठीक है, वहाँ पर आपको थ्योरी पे फोकस करना है। इट इज़ द मेन एंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ पावर सप्लाई इन द कंट्री, थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। अब 2022-2023 में जो इंडिया की जो जनरेशन कैपेसिटी है वो कितनी है? 2,36,469 मेगावाट, ठीक है। अब आउट ऑफ दिस जो 4,11,649 मेगावाट जो टोटल कैपेसिटी है उसमें से इतनी जो है वो जनरेट करता है, ठीक है, यानी 2,36,469 मेगावाट जो है वो जनरेट करता है, और जो टोटल कैपेसिटी है वो हमारी है इतनी, ठीक है, 4,11,669, 4,11,649 मेगावाट, राइट? इज इट क्लियर? चले आगे, चलिए। अब ये जो थर्मल एनर्जी है उसने हमारी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा रैपिडली मतलब एक तरीके से पेस पकड़ा है एनर्जी जनरेशन के मामले में। हमने सारे सोर्सेज पर से अपनी नज़र हटाई और थर्मल पावर को जनरेट करने में अपने काम कर दिया। फिर एनटीपीसी की स्थापना होती है 1975 में। फिर उसके बाद तो एनर्जी की मान लो बाहर से आ गई थी, ठीक है। एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ठीक है। यहाँ पर कोल बेस्ड पावर स्टेशन है 26 एनटीपीसी के, जहाँ पर एनर्जी को थर्मली जनरेट करा जाता है, और जॉइंट वेंचर है 7, ठीक है, और सब्सिडरीज बोल सकते हैं हम, ठीक है। चले आगे, चलिए। अब यहाँ पर जो सुपर थर्मल पावर थे वो पहले इस्टेब्लिश करे सबसे पहले कहाँ पर? एक तो सिंगरौली यूपी, कोरबा छत्तीसगढ़ और रामागुदाम
रामागुदम आंध्र प्रदेश। यहाँ पर क्यों और भी थे, ठीक है, मगर यहाँ पर क्यों इस्टेब्लिश करा गया था? ये थर्मल पावर प्लांट का मतलब ये है कि एनर्जी सफिशिएंट बनाना था, यानी एनर्जी की जितनी भी डिमांड इंडिया में से निकल रही थी ना, इंडिया की जितनी भी डिमांड थी उसको मीट करना था, उसको फुलफिल करना था। तो इसीलिए सुपर थर्मल पावर प्लांट्स लगाए गए थे जो कहीं ना कहीं एनर्जी लगातार प्रोड्यूस कर रहे थे। फिर उसके बाद थर्मल पावर प्लांट्स, जो बिग थर्मल पावर प्लांट है वो नवेली डिस्ट्रिक्ट में, नवेली में लगाया गया, तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट नहीं, मतलब डिस्ट्रिक्ट भी हो सकती है, मुझे पता नहीं है, मैं भूल चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर नवेली में लगाया गया है, तमिलनाडु में, ठीक है। अब यहाँ पर ये बिग थर्मल पावर प्लांट इस्टेब्लिश करा गया ताकि जो है एनर्जी को प्रोड्यूस करा जा सके, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो पावर प्लांट थे ना, ये कोल माइनिंग थे, जितने भी कोल वाले एरिया वहीं पर लगाए गए। क्यों? देखिए कोल अगर पानी में भीग जाएगा ना, उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। यानी मैंने आपको बताया था एंथ्रासाइट, लिग्नाइट और टर्सरी और पीट, ये 4 प्रकार के कोल पाए जाते हैं, जिसमें से एंथ्रासाइट जो है उसमें 90 to 95% कार्बन की मात्रा होती है। अगर वही भीग जाए तो बेकार हो जाएगा वो कोल। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ये मतलब एक तरीके से मान लें अगर हम, तो ये जो कोल फील्ड्स होते हैं उनके किनारों पर, उनके नज़दीक ही लगाए जाते हैं, ताकि जो कोल है वो जल्दी से यहाँ पर सप्लाई किया जा सके, ठीक है। अब यहाँ पर बिसाइड कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट द लेटेस्ट ट्रेंड कहाँ पर शिफ्ट हो रही है? डीजल और नेचुरल गैस पर। यहाँ पर ज़्यादा यूज़ हो रहा है थर्मल पावर प्लांट्स में, ठीक है। यहाँ पर पानी का यूज़ होता है, ध्यान रखिएगा, एनर्जी को घुमाने के लिए, यानी सॉरी टरबाइन को घुमाने के लिए, ठीक है, एनर्जी नहीं, ठीक है। डीजल का यूज़ होता है और नेचुरल गैस का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ठीक है। क्योंकि कोल जो है ना कहीं ना कहीं एमिट करता है क्या? कार्बन एमिट करता है, और उससे कहीं ना कहीं जो है कार्बन की जो फुटप्रिंट है वो इंडिया के बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ थर्मल पावर प्लांट्स हैं इंडिया में, ठीक है। मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए, जूम से आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा कहाँ कहाँ पर है। ये देखिए ये नवेली है, ठीक है। यहाँ पर नीचे आपको दिख रहा होगा तो तोकुड़ी, और ये कयनकुलम, और यहाँ पर ये मेत्रुदम और नेवेली, और ये बाकी काफ़ी सारे नाम आपकी बुक में दे रखे हैं, आप पढ़ सकते हैं ईजिली, ठीक है। तो चलते हैं आगे चलते हैं, न्यूक्लियर पावर के बारे में बात करते हैं। देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर, यूरेनियम, थोरियम वगैरह का यहीं पर यूज़ होता है, ठीक है, यहीं पर यूज़ होता है इनका, ठीक है, ताकि एनर्जी को जनरेट करा जाए, ठीक है। मगर इसके लिए काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है, क्योंकि थोड़ी सी भी अगर दुर्घटना घटी ना, थोड़ी सी भी नज़र हटी ना, तो दुर्घटना बहुत तगड़ी घट जाएगी, ठीक है, बहुत तगड़ी घट जाएगी। फिर वहाँ पर जो है रेडियो एक्टिव मटेरियल बहुत ज़्यादा फैल जाएगा, जिससे कि वहाँ की जो चीज़ें हैं ना अराउंड की, आसपास की चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, फिर वहाँ पर इंसान भी नहीं रह पाएंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको जो है ना संभल के चलाना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है, इंस्टॉलेशन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर जनरेशन पावर रिक्वायर ह्यूज कैपिटल, काफ़ी ज़्यादा इसको पैसे चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, टेक्नोलॉजिकल स्किल्स वाले मेंबर भी चाहिए, ठीक है। अब न्यूक्लियर पावर में जो कॉन्ट्रीब्यूट करता है वो एनर्जी जनरेशन में इंडिया में वो 1.6% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। जैसे कि हमारे जो आसपास पड़ता है, लाइक जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर वो आसपास जो पड़ता है वो है नरौरा, ठीक है, उत्तर प्रदेश में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहाँ पर, ठीक है, वो हमारे आसपास ही पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो कहीं ना कहीं फ्यूचर एनर्जी जनरेशन, जिनको बोला गया है कि अगर कोई भी एग्जॉस्टेबल जितने भी रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म हो जाएंगे ना, तो यहाँ से हम एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना ज़्यादा मतलब वो है ना बोलते हैं कि जो कार्बन है वो ज़्यादा इमिट नहीं होता, ठीक है। और न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम जो है वो जो लास्ट सेंचुरी थी ना हमारी, वो 5th डिके में, ठीक है, 5th डिके में, यानी 1947-48 के अराउंड इसको स्टार्ट करा गया था, ठीक है। सबसे पहले जो कमीशन बिठाई थी उसमें टाटा एटॉमिक एनर्जी जो है ना उसको इनकॉर्पोरेट करा गया था, और इसी को एपेक्स बॉडी का करार दे दिया गया था डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, जो 1948 में इस्टेब्लिश करी गई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई ट्रॉम्बे में 1954 में। लेटर इसका नाम बदलकर बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर दिया गया 1967 में, ठीक है। और जो फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन बना था वो 320 मेगावाट की कैपेसिटी के साथ बना था तारापुर में, ठीक है, तारापुर में, मुंबई, 1969 में, ठीक है। फिर उसके बाद रावाभाटा इन राजस्थान, कालापक्कम और कोंडाकुलम इन तमिलनाडु, नरोरा इन उत्तर प्रदेश, और काइगा इन कर्नाटका, और ककरापार है। देखिए कभी कभी जो है ना ये कुछ नाम जो है ना पढ़े नहीं जाते हैं, तो आप समझिए, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, ठीक है। ककरापार इन गुजरात, ठीक है। ये कुछ ऐसे मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट थे जो बाद में इस्टेब्लिश कर गए,
किस लिए? न्यूक्लियर एनर्जी को जनरेट करने के लिए। अब हम आ जाते हैं जो ऐसे रिसोर्सेज जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक का मतलब ये है कि हाँ पानी का कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में। अब ये सारी चीज़ें कब स्टार्ट हुई थी? जो लास्ट डीकेड था ना 19th सेंचुरी का यानी 1897 में, तब यहाँ पर स्टार्ट हुई थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि दार्जिलिंग वाले एरिया में इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई कर रहा था। ठीक है, तो इंडिया की जो कैपेसिटी है टोटल जनरेशन कैपेसिटी पहुंच गई थी 508 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में 1947 में। मगर आज के समय पर 2022 में इंडिया की जो कैपेसिटी है वो है 46,850 मेगावाट है। ठीक है, अप्रोक्स 11.4 इन टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। ठीक है, चले आगे चलिए। देखिए इस तरीके से यहाँ से डैम बनाए जाते हैं, डैम बनाकर फिर पानी छोड़ा जाता है, पानी नीचे जाता है, टरबाइन घुमाता है, जनरेट करता है, जनरेशन से इलेक्ट्रिसिटी इन्वर्टर में, फिर इसको ग्रिड से कनेक्ट कर दिया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर काफ़ी चीप होता है ये, मगर देखिए चीप होने के साथ साथ जो है ना, जो मरीन लाइफ होते हैं यहाँ पर, जो मरीन लाइफ होती है उसको भी तो नुकसान पहुँचता है। ठीक है, इसलिए चीप तो है मगर फिर भी इसका जो प्रोडक्शन है बहुत कम आज के समय में यूज़ हो रहा है। मगर ज़्यादातर जो फोकस दिया जा रहा है वो थर्मल पावर प्लांट पर ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है। ठीक है, मगर यहाँ पर भी हम फोकस दे सकते हैं, बट इससे जो है ना थोड़ा सा आप देख सकते हैं खुद ही कि अगर यहाँ पर कोई भी मरीन लाइफ रहेगी तो वो भी तो हैम्पर, उसकी लाइफ भी तो हैम्पर होगी। जब यहाँ से पानी छोड़ा जाएगा, पानी तो छोड़ दिया जाता है, बाद में ये टरबाइन जो है ना कहीं उनका कचम्बड़ बना देती है। ठीक है, मगर ये थोड़ा सा चीज़ हमें सोचनी चाहिए, तभी हमें थोड़ा सा आगे बढ़कर कुछ करना चाहिए। कुछ हाइड्रो पावर प्लांट्स के स्टेशन दे रखे हैं, आप इन्हें ईजिली अपनी बुक में फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ईजिली। ठीक है, चलिए आगे चलें। चलिए सोलर एनर्जी की बात करते हैं। ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है जिसका जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। क्या ये पानी जो है वो ख़त्म हो जाएगा? ये पानी ख़त्म हो जाएगा? नहीं ना। तो इसीलिए अब सोलर एनर्जी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सोलर एनर्जी जो है सन इसके लिए एक प्राइमरी सोर्स है एनर्जी जनरेशन का। ठीक है, उसके बाद हमारा जो इंडिया है वो ट्रॉपिकल जोन में तो पड़ता ही है। आपको ट्रॉपिकल जोन और टेम्परेट जोन में आपको ईजिली अच्छे तरीके से बता चुका हूँ काफ़ी बार। ठीक है, आई होप यू हैव रिमेंबर्ड ऑल दोज थिंग्स विच यू हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर्स। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर लॉन्ग आवर्स हमारे यहाँ पर धूप भी अच्छी खासी आती है। इवन वी हैव अ डेजर्ट, नॉट डिजर्ट, इट्स लाइक स्वीट डिश। ठीक है, मगर हम बात करते हैं यहाँ पर डेजर्ट की, जो थार मरुस्थल है। ठीक है, थार डेजर्ट, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ठीक है, वहाँ पर हम फोटो जो सोलर एनर्जी कैप्चर कर सकते हैं और उसे टैप कर सकते हैं। मगर यहाँ पर यूज़ जो करा जाता है वो सोलर फोटो वोल्टाइक सेल्स का यूज़ करा जाता है, सो दैट की जो एनर्जी है उसको कैप्चर करा जा सके और उसको लेटर ऑन यूज़ करा जा सके। ठीक है, आज के समय में जो कर्नाटक है वो टॉप कर रहा है सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करने में, अलॉन्ग विद द अदर स्टेट जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक है, अब यहाँ पर इंडिया की जो कैपेसिटी है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, वो है 63,894 मेगावाट, जो कि शेयर करती है टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में 15.1%। ठीक है, चले आगे चलिए। अब ये देखिए यहाँ पर ये फोटोवोल्टाइक होते हैं, सोलर पैनल जिसे हम बोलते हैं। फिर यहाँ पर कंट्रोलर होता है, कंट्रोल से कनेक्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है, ये एनर्जी को जितनी भी आती है यहाँ से, जो इतनी भी कन्वर्ट होकर एनर्जी आती है, फिर वो बैटरियों में यानी इन्वर्टर जिन्हें हम बोलते हैं, यहाँ पर इनको चार्ज कर देता है। फिर वो इन्वर्टर इनसे कनेक्ट हो जाता है, इन्वर्टर फिर उतनी ही बिजली सप्लाई देता है जितना की ज़रूरत होती है इनको। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको बात? चले आगे चलिए। अब यहाँ पर विंड एनर्जी की बात करें तो विंड एनर्जी देखिए, विंड एनर्जी तो वहीं पर होगी ना जहाँ पर हवा तेज़ी से चलेगी। तो यहाँ पर कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि तमिलनाडु जो है ना टॉप करता है इसमें। ठीक है, और इंडिया की जो टोटल कैपेसिटी है, इंस्टॉल्ड जनरेशन कैपेसिटी, वो 41,983 मेगावाट है। मगर ये सारी की सारी ये जितनी कैपेसिटी है वो 2022 और 2023 में थी। ठीक है, नहीं टोटल जो अब जब भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मतलब इतनी ही एनर्जी कैपेसिटी है इंडिया की जो अभी तक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है विंड से। ठीक है, तो तमिलनाडु जो है वो इसमें टॉप करता है। फिर उसके बाद आता है गुजरात हमारा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर जो है जो प्लेट्यू वाले रीजन भी हैं और जहाँ पर हवा जो है ना अच्छी खासी चल जाती है, जिससे कि ये जो टर्बाइंस हैं वो घूम सकें। अभी जब ये टरबाइन घूमती है ना तो ये मोटर भी घूमती है। जब ये मोटर घूमती है तो ये मोटर जो है ना जनरेटर के साथ जुड़ी होती है। जब ये मोटर जनरेटर के साथ जुड़ी होती है तो ये जो है ना जो लाइट है वो यहाँ पर ट्रांसफार्मर तक सप्लाई करती है। ट्रांसफार्मर से फिर ये ग्रिड में सप्लाई होती है, ग्रिड जो है कंज्यूमर्स तक सप्लाई करते हैं। ठीक है, तमिलनाडु में एक ऐसा गांव भी है, मुझे नाम याद नहीं है, कि जो पूरा का पूरा जो है ना ये विंड एनर्जी पर ही निर्भर है। जो पूरी की पूरी अपनी एनर्जी जो खपत है ना, एनर्जी जो मतलब
उसको जितनी भी ज़रूरत पड़ती है कंजम्पशन के लिए, वो सारी की सारी विंड एनर्जी से लेता है। ठीक है, तो ये जो है ना कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जो कभी एग्जॉस्ट नहीं होंगे। और बायो एनर्जी तो आप जानते ही हैं। ठीक है, बायो एनर्जी में जैसे कि बायोगैस, राइस हस्क, स्ट्रॉ, कॉटन स्टॉक, कोकोनट शेल, सोया हस्क, डिऑइल्ड केक। डिऑइल्ड केक पता है कौन से ये केक? ये वही है जब आप सरसों वगैरह पिलवाते हो ना, पिलवाना यानी कोलू में पिलवाते हैं। देखिए मिल्स जो होती है ना, जहाँ पर तेल वगैरह निकाला जाता है, तो वहाँ पर सरसों को जब डाल दिया जाए, सरसों में से तेल निकाल जाता है, उसके बाद जो उनका बचा हुआ रेजिड्यू होता है ना, उसको बोलते हैं डी ऑइल्ड केक। ठीक है, अब कॉफ़ी वेस्ट, जूट वेस्ट, ग्राउंडनट शेल्स और सा डस्ट जितने भी होते हैं, इन सबको जो है ना यूज़ करा जाता है सो दैट कि एक तरीके से एनर्जी जो है ना सप्लाई करी जा सके वाटर को इन द फॉर्म ऑफ दिस। यहाँ पर ये जलाए जाते हैं, फिर इनकी जो यहाँ पर वाटर को गर्म करा जाता है। वाटर जब ये भाप बनाते तगड़ी वाली प्रेशर बन जाता है, फिर ये टरबाइन को घुमाता है, टरबाइन जनरेटर से कनेक्ट होती है, फिर ये पानी जितना कूल होता जाता है फिर दोबारा यहीं पर सप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, ये कूलेंट लगा हुआ होता है, फिर यहाँ से ये एनर्जी सप्लाई होती है अलग, और ये पूरी की पूरी आप समझ गए। ठीक है, चलिए देखिए इसमें कुछ ज़्यादा बताने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए मैं बता भी नहीं रहा हूँ। ठीक है, आप सीधे ही देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप इतने समझदार हैं, मुझे पता है। ठीक है, मैं गर्व करता हूँ आप लोगों पर बहुत ज़्यादा। ठीक है, द टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो इंडिया की वो 10,210 मेगावाट है 2022-2023 हाल फिलहाल का डेटा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे आती है हमारी टाइडल एनर्जी। टाइडल देखिए मैंने टाइडल फोर्स आपको पढ़ा दी है ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स में जो फिजिकल ज्योग्राफी मैंने जब आपको पढ़ाई थी ना, तब मैंने आपको टाइडल एनर्जी के बारे में काफ़ी थॉरोली पढ़ाया था। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया था, और उसके बाद आज ज़रूरत नहीं पड़ रही है, शायद मेरी मेहनत रंग लाई। ठीक है, तो आज मुझे दोबारा नहीं पढ़ाना पड़ रहा है। अगर आपने नहीं देखे तो आप एक बार ज़रूर जाकर देखिए। ठीक है, मेरी मानिए आप। ठीक है, वहाँ पर मैंने आपको अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है। अब यहाँ से भी एनर्जी को जनरेट करा जा सकता है, जैसे कि जो एरियाज हैं गल्फ ऑफ कच्छ, कैम्बे ऑफ इन गुजरात और केरला की कोस्ट में जो ना टाइड बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। जब टाइड आते हैं ना तो इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है। देखिए अब दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर नहीं, ये देखिए यहाँ पर ये ओशियन है। जब टाइड आया, टाइड से क्या होता है कि पानी जो है ना बहुत ज़्यादा ऊपर तक उछाल मारता है, यानी उनमें बहुत ज़्यादा वेव्स देखी जाती हैं। तो वेव से क्या होता है, जब पानी में उछाल आता है तो ओशियन की जो पानी है ना वो अंदर तक चला जाता है। जब ये अंदर गया तब भी इसने टरबाइन घुमाई। ठीक है, तब भी एनर्जी जनरेट हुई, और जब ये अंदर जाने के बाद दोबारा यहाँ पर आया तब भी इसने टरबाइन घुमाई और एनर्जी जनरेट हुई। ठीक है, इसी तरीके से एनर्जी जनरेट होती है। ये देखिए यहाँ पर, और ये बैरियर हैं, ये गेट्स हैं। ठीक है, जब पानी अंदर चला जाता है टरबाइन घुमाने के बाद टरबाइन शांत हो जाती है, फिर दोबारा से पानी बाहर फेंका जाता है जब टाइड शांत हो जाता है। ठीक है, जब टाइड शांत हो जाता है तब एनर्जी दोबारा जनरेट होती है। ठीक है, और ये देखिए कुछ जियोथर्मल एनर्जी है। ठीक है, अब इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल भी है जियोथर्मल एनर्जी को टैप करने का, जैसे कि जो हिमाचल प्रदेश में कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर हमें क्या बोलते हैं उसको, गीज़र्स वगैरह देखने के लिए मिलते हैं और स्प्रिंग्स वगैरह देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, तो लद्दाख में भी ये सारे एरिया हैं जहाँ पर हमें गर्म पानी का जो फुहारा है वहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और उससे क्या होता है कि हमें ये सारी जो एनर्जी है हम वहाँ से जनरेट कर सकते हैं। यहाँ से हमने हॉट वाटर को उठाया, हॉट वाटर को ऊपर पिकअप करा, इससे क्या हुआ कि इससे हमने टरबाइन को घुमाया, टरबाइन जब घूमी तो जनरेटर ने क्या करा, जनरेटर ने एनर्जी जनरेट करी और एनर्जी को सप्लाई कर दिया। फिर इससे पानी को जो ना यहाँ से हमने फेंका बाहर, और ठंडा होने के बाद ठंडा यहाँ पर करा, कूलेंट लगे होते हैं ये कूलिंग टावर जिन्हें हम बोलते हैं, यहाँ से दोबारा पानी को नीचे भेज दिया। फिर ये दोबारा ये मैग्मा चैम्बर है ना यहाँ पे, आप इसको बोलते हैं एस्थिनोस्फीयर। ठीक है, एस्थिनोस्फीयर बोलते हैं, ये हार्ड रॉक है। फिर ये जो ना गर्म करती रहती है पानी को, और ये गर्म जब करती है ना तो कहीं ना कहीं ये उबला हुआ पानी जो है, लाइक पानी नहीं जाता क्या, मेरा दिमाग चल चुका है शायद। ठीक है, यहाँ पर देखिए पानी नहीं, ये हॉट वाटर की जो वो है ना स्टीम, वो जाती है ऊपर। ठीक है, और स्टीम तो आपको तो पता ही है कि स्टीम जो टरबाइन को घुमाती है हाई टू लो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए ही आप स्टीम का पूरा का पूरा सर्कुलेशन देख सकते हैं ईजिली। ठीक है, आप मतलब पूछे मत, चलिए छोड़िए, यही छोड़ दिए सब सारी बातें। हिमाचल प्रदेश वहाँ में मिलता है और लद्दाख में देखने के लिए मिलता है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर हमें हॉट स्ट्रीम देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आज आपका ख़त्म हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि कुछ और इसमें बचा है। तो आपको कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइए। देखिए बायोलॉजी की जो वीडियोज़ हैं वो जल्दी अपलोड हो जाएंगी। ठीक है, आप तो खैर ज्योग्राफी के बच्चे हो तो आपको क्या बायोलॉजी की ज़रूरत है। ठीक है, थोड़ा सा समय लग रहा है, देखिए मुझे भी समय मिलना चाहिए, समझने की कोशिश कीजिए थोड़ा सा। ठीक है।
तो अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं और आप मुझसे पूछ सकते हैं यूट्यूब पर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर भी, और व्हाट्सअप का भी आपको ऑप्शन दिया हुआ है, इंस्टाग्राम पर भी, फेसबुक पर भी और टेलीग्राम पर भी, ठीक है। मगर हाँ, कोई फालतू के क्वेश्चन नहीं, आपके जो जेन्युइन क्वेश्चन हैं उन्हें आप पूछिएगा। आपके चैप्टर से रिलेटेड आपकी कोई प्रॉब्लम है वो पूछ लीजिए, मैं आपको रिप्लाई डेफिनेटली और 100% दूंगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे फिर से मुलाकात होगी आपके अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।